मैंने इतने सालों तक जो भी कमाया और बचाया था वो सब अपनी खूबसूरत पत्नी को देने के बजाय कल रात एक कॉलेज की छात्रा को सौंप दिया। आधी रात को जब मेरी आंख खुली तो मैं थोड़ा मदहोश हालत में वॉशरूम जाने के लिए उठा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला मुझे सामने रोती हुई आंखों के साथ मेरी पत्नी खड़ी मिली। उसने मुझसे हक जताते हुए कहा, उस लड़की को बाहर निकालो, अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। आखिरकार मैं तुम्हारी कानूनी तौर पर ब्याही पत्नी हूँ। लेकिन मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और बेरुखी से कहा, तुम्हें तो दूसरे मर्दों को सहारा देना पसंद है ना? जब उसके बच्चे की माँ बन ही चुकी हो तो अब मेरे पास क्या लेने आई हो? दरअसल हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि मेरी पत्नी मुझसे बेहद प्यार करती है, लेकिन यह भ्रम उस दिन टूटा जब मैं एक बिजनेस ट्रिप से अचानक वापस लौटा। मैं अपनी पत्नी जियांग रुओक्सी को एक सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन जब मैं पहुंचा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह अपनी रोल्स रॉयस कार में एक अजनबी मर्द के साथ बेहद आपत्तिजनक हालत में थी। वह मर्द उसके करीब आते हुए धीरे से फुसफुसा, रुओक्सी, आज डॉगी स्टाइल में करेंगे। जियांग रुओक्सी ने उसकी पीठ को कसकर पकड़ रखा था और वह पूरी तरह खोकर उसे चूम रही थी। उन्हें इस हाल में देखकर मेरा खून जम गया। अपनी आंखों से यह सब देखने के बाद भी मेरा दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि जो पत्नी मुझे अपनी जान से ज्यादा चाहती थी वो मुझे इस कदर धोखा दे सकती है। तभी कार की पिछली सीट से उस मर्द की हंसने की आवाज आई। उसने मेरी पत्नी के होठों को चूमते हुए कहा, कार में साउंड प्रूफ ग्लास लगा है, डरने की कोई बात नहीं। जब तक तुम ज्यादा जोर से नहीं चिल्लाओगी ड्राइवर को कुछ सुनाई नहीं देगा। वैसे मैं देखना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे पति को पता चलेगा कि वो 5 साल से मेरे बच्चे और मेरी औरत को पाल रहा है तो उसके चेहरे का रंग कैसा होगा। यह सुनते ही मानो सच्चाई ने मेरे मुंह पर एक करारा तमाचा मार दिया था। जिसे मैंने 5 साल तक अपना बेटा माना वो किसी और का खून था। गुस्सा और अपमान मेरे सिर चढ़ गया। ग्लास के दूसरी तरफ बैठा मैं गुस्से में स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए था। मैंने गुस्से में पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। कार सीधे जाकर एक पेड़ से टकराई। एक जोरदार धमाके के साथ अंदर बैठे वो दोनों बुरी तरह नीचे गिर गए और डर कर मुझे देखने लगे। उस मर्द ने रुओक्सी को संभालते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्यों बे, तुम हमें मारना चाहते हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सीधे गाड़ी से उतरकर उस मर्द को पकड़ा और पूरी ताकत से एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर जड़ दिया। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरा मुक्का मारना चाहा उसके 2 बॉडीगार्ड्स ने मुझे जकड़ लिया। उस मर्द ने मेरे पेट पर एक जोरदार लात मारा जिससे मैं दर्द से तड़प उठा। तभी जियांग रुओक्सी ने तीखी आवाज में चिल्लाकर कहा, बस करो। उसके चेहरे पर अभी भी उस हरकत की लाली थी, लेकिन उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसने मुझसे पूछा, लुयू, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज में उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कोई सफाई नहीं है? तभी रुओक्सी के पीछे खड़े उस मर्द ने उसकी कमर में हाथ डाला और हिकारत से मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम चूजा युनजोउ है। मैं रुओक्सी के बचपन का दोस्त और उसका पहला प्यार हूँ। और सबसे जरूरी बात, मैं तुम्हारे बेटे शियाओ रुई का असली बाप हूँ। चूजा युनजोउ एक अमीर और रसूखदार इंसान की तरह मेरे सामने खड़ा था और खुलेआम अपना हक जता रहा था। मैंने सीधे रुओक्सी की तरफ देखा क्योंकि मैं उसके मुंह से सच सुनना चाहता था। रुओक्सी की आंखों में एक पल के लिए थोड़ी झिझक दिखी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और ठंडे लहजे में बोली, इसमें सफाई देने जैसा कुछ नहीं है। जो तुमने देखा वही सच है। उस पल मेरा दिल बुरी तरह टूट गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और भारी आवाज में कहा, जियांग रुओक्सी, चलो तलाक लेते हैं। रुओक्सी ने अपने होठों पर एक मजबूर सी मुस्कान लाते हुए कहा, तलाक? लुयू, अब बच्चों जैसी जिद मत करो। तुमने इस बार इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में प्राइज जीता है। मैं कल तुम्हारे लिए एक शानदार जश्न रखूंगी। तुम्हें जो तोहफा चाहिए मुझे बताओ, मैं सब पूरा कर दूंगी। वह इतनी सहजता से बात कर रही थी मानो जो कुछ अभी हुआ वो महज एक सपना था। मैंने गुस्से में अपने दांत भींचे और दोबारा कहा, मैंने कहा कि मुझे तलाक चाहिए। तुम मेरा स्वभाव जानती हो, अगर तुम राजी नहीं हुई तो मैं कोर्ट जाऊंगा और तब तक तमाशा करूंगा जब तक तुम मान नहीं जाती। रुओक्सी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। ठीक है, मैं तुम्हें 2 रास्ते देती हूँ। पहला रास्ता यह कि तुम मेरे पति बने रहो, जियांग कॉर्पोरेशन की छत्रछाया में अपने शेफ बनने के सपने को पूरा करो और सेलिब्रिटी शेफ बनो, लेकिन तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दोगे और युनजोउ को पिता के तौर पर शियाओ रुई से मिलने की इजाजत दोगे। दूसरा रास्ता यह है कि तुम अभी मुझसे तलाक ले लो, लेकिन इसका अंजाम यह होगा कि मैं तुम्हें इस पूरे कुकिंग इंडस्ट्री में बदनाम कर दूंगी और तुम इस शहर में दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। अब बताओ, क्या तुम्हें अभी भी तलाक चाहिए? चूजा युनजोउ ने हंसते हुए कहा, एक बेवकूफ भी जानता है कि क्या चुनना है। उस समय मेरे और रुओक्सी के बीच कुछ गलतफहमी हो गई थी, इसलिए उसने गुस्से में आकर तुमसे शादी कर ली थी, लेकिन वह हमेशा से सिर्फ मुझसे प्यार करती थी। चू और जियांग परिवार के बिजनेस और फायदे आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम दोनों अब भी सिर्फ रिलेशन में रहेंगे, शादी नहीं करेंगे। मैंने उन दोनों को देखा। गुस्से में मेरे होठों से खून आने लगा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे मैं 5 साल का सच्चा प्यार समझ रहा था वो महज एक मजाक था। उसने मुझे एक मोहरा बनाया, पीठ पीछे धोखा दिया, मुझसे अपना बच्चा पलवाया और यहाँ तक कि अपने होटल की इमेज बनाए रखने के लिए मेरे शेफ होने का इस्तेमाल किया। वह सिर्फ मेरा फायदा उठा रही थी। रुओक्सी ने चिढ़ते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या तुमने सोच लिया? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर साफ शब्दों में कहा, मुझे तलाक चाहिए। रुओक्सी का चेहरा खौफनाक हद तक गंभीर हो गया। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक टिक पाते हो। उसने अपनी सेक्रेटरी को इशारा करके तुरंत तलाक के कागजात मंगवाए और सबसे पहले अपना दस्तखत किया और फिर मैंने भी बिना सोचे समझे कागजों पर साइन कर दिया। रुओक्सी ने ठंडे लहजे में कहा, लुयू, आज से तुम्हारे सिर से जियांग परिवार का साया हट चुका
चुका है। मैं तुम्हें एहसास कराऊंगी कि मुझसे पंगा लेने की क्या कीमत होती है। मैं इंतजार करूंगी जब तुम खुद घुटनों के बल मेरे पास दोबारा शादी की भीख मांगने आओगे। उसने मुझे गहरी नजरों से देखा और बिना मुड़े चली गई। चूजा युनजो ने एक हिकारत भरी मुस्कान दी और बाहर खड़ी अपनी बैक कार में जाकर बैठ गया। मैं वहीं अकेला खड़ा रहा। तभी मेरा हाथ मेरे फोन की स्क्रीन पर एक हांगकांग के नंबर पर जाकर ठहर गया। असल में मैं हांगकांग के सबसे अमीर और रसूखदार लू परिवार का इकलौता वारिस हूँ। 5 साल पहले मैं कुकिंग की दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए अपना घर छोड़कर इस शहर में आया था। घर छोड़ते समय मैंने शर्त रखी थी कि मैं अपने दम पर कुछ बनकर दिखाऊंगा और अगर मैंने घर पर संपर्क किया तो मुझे अपना सपना छोड़कर पारिवारिक बिजनेस संभालना पड़ेगा। इसीलिए जब तक कोई बड़ी मुसीबत न आए मैं घर वापस नहीं जाना चाहता था। तभी मेरे फोन पर एक इंटरनेशनल कॉल आई। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक शख्स ने फर्राटेदार अंग्रेजी में कहा, मिस्टर लू, किसी ने शिकायत की है कि आपने इस कंपटीशन में चीटिंग की है। इसीलिए कमेटी ने फैसला किया है कि आपका अवार्ड वापस लिया जाता है और आपको हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। यह सुनते ही मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए, क्योंकि जिस अवार्ड के लिए मैंने न जाने कितनी रातें जागकर मेहनत की थी उसे एक झटके में मुझसे छीन लिया गया। मैंने यकीन न होने पर एसोसिएशन के एक अंदरूनी स्टाफ को फोन किया। फोन उठते ही उसने कहा, लू यू, क्या तुमने किसी बहुत बड़े रसूखदार इंसान से दुश्मनी मोल ले ली है? तुम्हारी शिकायत सीधे सबसे ऊपरी लेवल पर की गई है। कोई तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है। यह ऊपर का फैसला है। मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे माफ करना। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता फोन कट गया। अगले ही पल मेरे फोन पर एक ईमेल आया जो मेरे होटल के एचआर डिपार्टमेंट से था। उसमें लिखा था कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और कल मेरा आखिरी दिन है। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मैं समझ गया कि यह सब मेरे पत्नी की करतूत है। अब वह मेरे सारे रास्ते बंद करना चाहती थी। अगले दिन मैं अपनी बची कुची औपचारिकताएं पूरी करने होटल पहुंचा। तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर घबराया हुआ अंदर आया। शेफ लू, गजब हो गया। एक कस्टमर कह रहा है कि जो सूप आपने बनाया है वो बासी है और उसमें 2-3 घुंघराले बाल भी हैं। मैंने भौहें सिकोड़ी और तुरंत किचन से बाहर आया। टेबल पर चूजा युनजो और उसका एक बिगड़ैल अमीर दोस्त बैठा था। मैं समझ गया कि ये जानबूझकर तमाशा कर रहे हैं। उस अमीर लड़के ने गुस्से में कहा, ये क्या बवाशीर सूप बनाए हो? मैंने शांति से जवाब दिया, हमारे यहाँ सारी सामग्रियाँ बिल्कुल ताजा इस्तेमाल होती हैं और यह खराब नहीं हो सकता। चूजा युनजो ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना, यहाँ का शेफ बहुत घमंडी है। ये अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। उस लड़के ने ताना मारते हुए कहा, अरे यह तो रुओक्सी दीदी का वही पति है ना? तुम दोनों के तलाक की खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। जब जियांग परिवार का हाथ ही तुम्हारे सिर से उठ गया तो तुम्हारी औकात ही क्या है? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता उसने बेरहमी से मेरा हाथ पकड़ा और उबलते हुए सूप के बर्तन में डाल दिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जलन का एक भयानक झटका मेरी त्वचा को चीरता हुआ हड्डियों तक महसूस हुआ। उसने हंसते हुए कहा, अगर खाना बनाना नहीं आता तो आज के बाद कभी खाना मत बनाना। मैंने झटके से अपना हाथ बाहर खींचा, मगर तब तक मेरा हाथ जलकर पूरी तरह लाल हो चुका था और उस पर छाले पड़ गए थे। मेरी उंगलियां दर्द से कांप रही थीं। चूजा युनजो आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ हिकारत से मुस्कुरा रहा था। रेस्टोरेंट के मैनेजर या स्टाफ में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे आकर मेरी मदद करे। मैंने किसी तरह अपना प्राथमिक उपचार किया और अस्पताल जाकर पट्टी बंधवाई। तभी जियांग रुओक्सी और चूजा युनजो वार्ड में आए। रुओक्सी ने मेरे हाथ की तरफ देखा और रूखेपन से कहा, तुम्हें चोट मेरे होटल में लगी है, इसीलिए अस्पताल का खर्च मैंने दे दिया है। आज उस लड़के ने जो किया वो थोड़ा ज्यादा था, लेकिन चिंता मत करो, युनजो ने उसे उसकी सजा दे दी है। मैंने भारी आवाज में पूछा, सजा? कैसी सजा? रुओक्सी ने लापरवाही से कहा, युनजो ने उसके परिवार से कहकर उसे 3 दिन के लिए घर में बंद करवा दिया है। बात यहीं खत्म होती है। उसके ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभे। मैं गुस्से में हंस पड़ा। जियांग रुओक्सी, क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझती हो? मैंने अपना जख्मी हाथ उठाते हुए कहा, मेरा हाथ इस हाल में है। मैं एक शेफ हूँ और तुम अच्छी तरह जानती हो कि एक शेफ और सिंगल आदमी के लिए उसके हाथ क्या मायने रखते हैं। और तुम कह रही हो कि बात यहीं खत्म होती है? मैं उस पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का केस करूंगा। चूजा युनजो ने पास खड़े होकर ताना मारा, लू यू, तुम इतने सालों से अमीर लोगों के बीच उठ बैठ रहे हो, लेकिन तुम्हें इतनी भी समझ नहीं आई। वो अमीर खानदान का लड़का है। तुम्हें क्या लगता है तुम उससे जीत जाओगे? तुम जैसे गरीब लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब होता है ना? मेरे पास बहुत पैसा है, मैं उसके बदले तुम्हें पैसे दे देता हूँ। उसने एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें इतने पैसे हैं कि तुम्हारा इलाज आराम से हो जाएगा। अब ज्यादा भाव मत खाओ, जो मिल रहा है उसे चुपचाप रख लो। रुओक्सी के लहजे में भी चिड़चिड़ाहट थी। लू यू, तुम्हें वक्त की नजाकत को समझना चाहिए। तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट्स में पहले ही फ्रीज कर चुकी हूँ। तलाक के बाद तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली, क्योंकि एग्रीमेंट में यही लिखा था। तुम्हारी इस झूठी इज्जत की क्या कीमत है? युनजो के दिए पैसों से अपना इलाज कराओ और उस लड़के से पंगा मत लो, वरना तुम्हें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा और तुम सिर्फ और तकलीफ पाओगे। बस, मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे पता है रॉक्सी, तुम सिर्फ इसलिए डर रही हो ताकि बात आगे न बढ़े और तुम्हारे होटल की बदनामी न हो। दिल में एक गहरी कड़वाहट लिए मैंने अपना मुंह खिड़की की तरफ फेर लिया और उनकी तरफ देखना बंद कर दिया। मेरा यह बर्ताव देखकर रॉक्सी ने अपना सिर पकड़ लिया और चिढ़कर बोली, तुम जो भी ड्रामा कर लो, मेरे पास उसे दबाने की ताकत है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। आज श्याओ रुई का जन्मदिन है, शाम को घर आ जाना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं उसके लिए पहले से ऑर्डर किया हुआ शुगर फ्री केक लेकर हमारे पुराने बंगले पर पहुंचा। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मैंने देखा कि जियांग रुओक्सी और चू युनजो जमीन पर बैठकर
बैठकर श्याओ रुई के साथ खेल रहे थे। वह नजारा मुझे चीख चीख कर बता रहा था कि असली परिवार तो वो दोनों हैं। तभी मेरी नजर चू युनजो के लाए हुए फर वाले खिलौने और आइसक्रीम पर पड़ी। मैं तुरंत घबरा गया और चिल्लाया, श्याओ रुई को गंभीर अस्थमा है, वह ऐसे खिलौनों से नहीं खेल सकता और न ही ठंडा मीठा खा सकता है। इन्हें तुरंत यहाँ से हटाओ। चूजा युनजो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये तोहफा मैं अपने बच्चे के लिए लाया हूँ, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उसने बच्चे का गाल सहलाते हुए पूछा, बेटा पापा ने तुम्हें क्या सिखाया है? श्याओ रुई ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपनी मासूम आंखों से मुझे देखा और कहा, गंदे पापा, तुम बहुत गंदे हो। उसने एक खिलौना मेरे चेहरे पर फेंक कर मारा और चिल्लाया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मुझे तुम्हें अपना पापा नहीं बनाना, मुझे छूजा पापा पसंद है, मुझे छूजा पापा ही चाहिए। रुओक्सी ने तुरंत भौहें सिकोड़ कर कहा, बच्चा युनजो के साथ कितना खुश था, तुमने आकर सारा मजा किरकिरा कर दिया। कोई ताज्जुब नहीं कि बच्चा तुमसे नफरत करता है। मैं सुन्न होकर उसे देखने लगा और मन ही मन मुस्कुराया। यह भी ठीक है, इतने सालों तक जब भी इस बच्चे को अस्थमा का अटैक आया, रातों की नींद हराम करके इसकी देखभाल मैंने की, लेकिन आखिरकार खून का असर दिख ही गया। वह अपने असली बाप को ही चुनेगा। उस पल मेरा इस घर, रुओक्सी और उस बच्चे से सारा मोह भंग हो गया। मैंने बिना कुछ कहे सीधे ऊपर जाकर अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। आधी रात को जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था, तभी मुझे कुछ जलने की तेज बदबू आई। कमरे के दरवाजे के नीचे से धुआं अंदर आ रहा था और बाहर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। आग लग गई है, भागो। मैं तुरंत उठा और दरवाजा खोला। सामने आग की लपटें और घना धुआं था, जिससे मुझे तेज खांसी आने लगी। धुएं के बीच से मैंने देखा कि जियांग रुओक्सी चूजा युनजो को सहारा देकर सेफ एग्जिट की तरफ ले जा रही थी। उसने एक पल के लिए मुझे देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई चिंता नहीं थी। वह मुड़ी और धुएं में गायब हो गई। खांसते खांसते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी छत का एक जलता हुआ हिस्सा सीधे मेरे ऊपर आ गिरा। मैं खुद को बचा नहीं पाया और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे अस्पताल की बदबू आई। सामने सफेद छत थी और मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। तभी मैंने पास खड़ी दो नर्सों को आपस में बात करते हुए सुना है वीआईपी वार्ड में जो चू परिवार के बड़े बेटे भर्ती हैं, उन्होंने कल रात नशे में अपनी प्रेमिका के पुराने घर को आग लगा दी। वो कह रहे थे कि वो अपनी प्रेमिका के अतीत की कोई भी निशानी बाकी नहीं रखना चाहते। अमीर लोग भी क्या क्या करते हैं ना। जियांग मैडम रात भर उनकी बेड साइड पर बैठी रही। दोनों में बहुत प्यार है। तो यह बात थी। उन दोनों के ड्रामे की वजह से मैं जलकर मरने वाला था। मैंने उठने की कोशिश की तो नर्स ने टोका, हिले मत, अभी अभी आपकी स्किन ग्राफ्टिंग हुई है, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। मैंने सूखे गले से पूछा, क्या स्किन ग्राफ्टिंग? नर्स ने कहा, हाँ, आपके शरीर की त्वचा का एक हिस्सा निकालकर उस वीआईपी चूजा साहब को लगाया गया है। वैसे बड़ी अजीब बात है, उन्हें तो मामूली खरोंच आई थी जो दवाओं से ठीक हो जाती, लेकिन आपकी पत्नी ने खुद इसके लिए साइन किया और जिद करके आपके शरीर की स्किन उन्हें दिलवाई। तभी रुओक्सी कमरे के अंदर आई। मैंने गुस्से में अपना दांत भींचते हुए पूछा, जियांग रुओक्सी, तुम्हें यह फैसला लेने का हक किसने दिया? रुओक्सी कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर उसका लहजा थोड़ा नरम हुआ। युनजो का हाथ जल गया था और वह नहीं चाहता था कि उसके हाथ पर कोई दाग रहे। तुम तो जानते ही हो कि एक पेंटर के लिए उसके हाथ कितने कीमती होते हैं। तुम्हारी और उसकी स्किन टोन काफी मैच करती थी, इसीलिए डॉक्टर ने तुम्हारे हाथ से एक छोटा सा हिस्सा लेकर उसे लगा दिया। मैं अवाक होकर उसे देखने लगा। मेरा खुद का हाथ इतनी बुरी तरह जला था और उसने बिना मेरी मर्जी के मेरी स्किन चुजा युनजो को दे दी। मैंने अपनी बची कुची ताकत बटोरी और चिल्लाकर कहा, तेरी मौसी को प्रणाम करूं, तुम पागल हो चुकी हो, यहाँ से दफा हो जाओ, मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। रुओक्सी ने सूप का डिब्बा खोला और एक कटोरी में निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब गुस्सा थूको, तुम्हारी हीलिंग पावर अच्छी है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। यह सूप मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। मैंने दर्द को नजरअंदाज करते हुए झटके से उसका हाथ पीछे धकेल दिया। मुझे तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए, तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे धोखा दिया और अब इस कदर मुझे चोट पहुंचा रही हो। जियांग रुओक्सी, तुम्हारे पास दिल नाम की चीज नहीं है। सूप फर्श पर बिखर गया। तभी मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मैंने तुरंत उस डिब्बे को उठाया, उसे सूंघा और थोड़ा सा चखा। मेरे दिल में एक खौफ बैठ गया, क्योंकि मुझे न तो कोई स्वाद आ रहा था और न ही कोई खुशबू। एक ऐसे शेफ के लिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी खान पान और उसके स्वाद के नाम कर दी हो, यह उसके वजूद का खात्मा था। मैं पागलों की तरह डॉक्टर के केबिन की तरफ भागा और चिल्लाया, डॉक्टर, मेरा स्वाद और सूंघने की ताकत चली गई है। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा, तेज तापमान और जहरीले धुएं की वजह से आपकी स्वाद कलिकाएं और सूंघने की नसें डैमेज हो गई हैं। इस वजह से ऐसा हुआ है। मैंने घबरा कर पूछा, यह अस्थाई है ना? कितने दिन में ठीक होगा? कुछ दिन या कुछ हफ्ते? डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, यह कहना थोड़ा मुश्किल है। मुमकिन है कि यह डैमेज हमेशा के लिए हो और आप कभी ठीक न हो पाएं, कभी ठीक न हो पाएं। इन शब्दों ने मेरे दिल को छलनी कर दिया। इसका मतलब था कि मैं कभी यह नहीं जान पाऊंगा कि मेरे बनाए खाने का स्वाद कैसा है। मेरा तो पूरा वजूद गहरे अंधेरे में डूब गया। मैं लड़खड़ाते हुए अपने वार्ड में वापस आया और खिड़की से बाहर देखने लगा। मेरा हाथ जल चुका था, मेरे शरीर की स्किन निकाल ली गई थी और मेरी स्वाद और सूंघने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। मैं अब एक जिंदा लाश बन चुका था। सिर्फ कुछ ही दिनों
दिनों में रुओक्सी और चू युनजो ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। तभी रुओक्सी ने मेरे पीले पड़े चेहरे को देखा और झिझकते हुए बोली, कल एंग्स इंटरनेशनल ग्रुप के प्रेसिडेंट हमारे होटल का दौरा करने आ रहे हैं। उनके हाथ में 5 अरब का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उन्होंने शर्त रखी है कि वो होटल के मुख्य शेफ के हाथ की बनी 3 खास डिशेज चखना चाहते हैं। कल की क्रूज पार्टी में तुम्हें आना होगा और अपने हाथों से वो 3 डिशेज बनानी होंगी। मैंने बिस्तर का सहारा लिया और रूखी आवाज में कहा, मैंने अभी अभी अपनी स्वाद और सूंघने की ताकत खोई है और तुम मुझसे खाना बनवाना चाहती हो? तुम क्यों जानबूझकर मेरी बची कुची इज्जत भी नीलाम करना चाहती हो? रुओक्सी ने ठंडे लहजे में कहा, मैं असिस्टेंट शेफ को तुम्हारे पास खड़ा कर दूंगी। वो तुम्हें स्वाद छक्कर बता देगा। तुम्हें सिर्फ निर्देश देने हैं। तुम्हारा दिमाग और तजुर्बा तो अभी भी तुम्हारे पास है ना? वह मेरे करीब आई और मेरी लाल आंखों में देखते हुए हुक्म चलाने वाले लहजे में बोली, लू यू, ये डील जियांग कॉर्पोरेशन के लिए बहुत जरूरी है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कल दोपहर गाड़ी तुम्हें लेने आ जाएगी। इतना कहकर वह बिना मुड़े बाहर चली गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने मुझे खाई के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। मैंने अपने होठों पर एक कड़वी मुस्कान लाते हुए अपना फोन निकाला और हांगकांग का वो नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से एक झिझकती हुई लेकिन खुश आवाज आई, श्याओ यू, आखिरकार तुमने मुझे फोन किया। मैंने अपने आंसू रोके और कांपती आवाज में कहा, दीदी मुझे लेने आ जाओ, मुझे वापस हांगकांग आना है। मेरी दीदी ने तुरंत खुशी से कहा, ठीक है, मैं अभी सारा इंतजाम करती हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। पार्टी के दिन क्रूज पर जियांग रुओक्सी एक खूबसूरत ड्रेस पहने मेहमानों का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। चूजा युनजो उसके पास आया, उसकी कमर में हाथ डाला और मुस्कुराते हुए कहा, शांत रहो रुओक्सी, यह सिर्फ एक आम डिनर है और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूं ना। रुओक्सी ने खुद को उससे थोड़ा दूर करते हुए तनाव में कहा, हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है, लेकिन मुझे डर है कि लू यूएन वक्त पर कोई गड़बड़ न कर दे। युनजो ने हंसते हुए कहा, वह अब एक बेकार इंसान है। मैंने कुछ एक्सपर्ट शेफ्स को उसकी निगरानी के लिए लगा दिया है। अगर उसने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। उधर अस्पताल में मैंने एक सफेद शर्ट और काली पैंट पहनी। मेरा अंदाज अब बिल्कुल बदल चुका था। 2 बॉडीगार्ड्स ने मेरे सामने सिर झुकाया। मिस्टर लू, गाड़ी तैयार है। मैं उनके साथ अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचा। वहां एक ब्लैक मेबैक कार के पास सफेद ग्लव्स पहने एक ड्राइवर खड़ा था। उसने मुझे देखते ही अदब से दरवाजा खोला। युवा मालिक, प्लीज बैठिए। मैं कार में बैठ गया और गाड़ी पार्किंग से बाहर निकल गई। जैसे ही हमारी कार मेन रोड पर आई, जियांग रुओक्सी की भेजी हुई रोल्स रॉयस कार हमारे पास से गुजरी, जो मुझे लेने अस्पताल जा रही थी। मैंने बाहर देखा और मन ही मन कहा, जियांग रुओक्सी, अब हमारे बीच सिर्फ नफरत का रिश्ता बाकी है और यह खेल अब शुरू हुआ है। क्रूज के डेक पर रुओक्सी ने मुस्कुराते हुए मिस्टर एंगस का स्वागत किया। वेलकम मिस्टर एंगस, उम्मीद है आज का डिनर आपकी थकावट दूर कर देगा। मिस्टर एंगस ने हाथ मिलाया और सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, थैंक यू मिस जियांग, मैंने आपकी कंपनी के बैकग्राउंड को अच्छे से स्टडी किया है। मुझे पता चला कि 5 साल पहले आपका यह होटल बंद होने की कगार पर था, लेकिन एक युवा शेफ ने सिर्फ 1 महीने में अपने मेन्यू और खाने के दम पर इस होटल की काया पलट कर दी। मैं आज सिर्फ उसी शेफ लू यू के हाथ का खाना चखने आया हूँ। रुओक्सी का चेहरा एक पल के लिए जम गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शेफ लू हमारे ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत है। आज का मेन्यू उन्हीं की देखरेख में तैयार हुआ है। डिनर शुरू होने में 1 घंटा है, तब तक आप वीआईपी रूम में आराम कीजिए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, रुओक्सी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वह तुरंत अपनी सेक्रेटरी के पास गई और दबी आवाज में चिल्लाई, लू यू कहाँ है? वह अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? सेक्रेटरी ने घबराते हुए कहा, मैडम गाड़ी तो उन्हें लेने गई थी। तभी सेक्रेटरी का फोन बजा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रुओक्सी ने फोन झपट लिया। क्या बात है? ड्राइवर ने घबरा कर कहा, मैडम शेफ लू वार्ड में नहीं है, उनका सारा सामान भी गायब है। नर्स ने कहा कि वो डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। रुओक्सी की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? वह लड़खड़ाई। उसने सेक्रेटरी का हाथ कसकर पकड़ा। वह कहाँ गया? मुझे वह तुरंत चाहिए। ड्राइवर ने आगे कहा, मैडम मैंने अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है, वो एक ब्लैक मेबैक कार में बैठकर कहीं चले गए हैं। रुओक्सी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मुझे 5 मिनट के अंदर उसकी लोकेशन चाहिए। उसका खून खौल रहा था। इस बेहद जरूरी मौके पर जब 5 अरब का प्रोजेक्ट दांव पर था, वह गायब हो गया था। क्या वह जानबूझकर उसे तंग करने के लिए ऐसा कर रहा था? उसने सेक्रेटरी से कहा, सारे रसूख लगा दो, लेकिन उसे ढूंढ कर लाओ। युनजो ने उनकी बातें सुन ली थीं। उसने चिढ़कर कहा, वह सिर्फ तुम्हें डराने के लिए नाटक कर रहा है ताकि तुम उसकी अहमियत समझो। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वह तुमसे पंगा ले सके। उसने रुओक्सी को गले लगाना चाहा, लेकिन रुओक्सी ने उसे पीछे हटा दिया। रुओक्सी ने थके हुए लहजे में कहा, मुझे वो इसी वक्त चाहिए, तुम भी अपने आदमियों को ढूंढने में लगाओ। तभी युनजो के एक आदमी का फोन आया, सर लू यू की लोकेशन मिल गई है। वो जिस मेबैक कार में बैठा था, वो इस शहर के सबसे बड़े लुओ परिवार की थी। गाड़ी ने उसे पोर्ट पर छोड़ा और वो वहाँ से हांगकांग जाने वाले एक क्रूज पर सवार हो चुका है। रुओक्सी ने हैरान होकर पूछा, हांगकांग? बेन स्टोक्स? वह हांगकांग क्यों गया है? तुम लोग एक मामूली इंसान को भी नहीं रोक पाए? उसने गुस्से में अपना नया फोन जमीन पर पटक दिया। उसका
दम घुट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसके हाथ से निकल जाने की वजह से परेशान थी या उसके जाने से उसका दिल घबरा रहा था। वह अब तक सोच रही थी कि वह सिर्फ गुस्से में है और कभी उसे छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि इस शहर में उसका कोई नहीं था। लेकिन हकीकत ने उसे एक बार फिर झटका दिया था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ युनजो के लाए शेफ्स के भरोसे डिनर शुरू करना था। क्रूज के डाइनिंग टेबल पर मिस्टर एनस ने जैसे ही डिश का पहला निवाला लिया, उन्होंने तुरंत अपने कांटे चम्मच नीचे रख दिए। उनके इस छोटे से एक्शन ने कमरे में मौजूद सभी लोगों की धड़कनें रोक दी। बाकी टीम मेंबर्स ने भी खाना चखा और एक दूसरे को देखकर नाखुशी से सिर हिला दिया। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। मिस्टर एनस ने टिश्यू पेपर से अपना मुंह पोंछा और अपनी ठंडी नजरें जियांग रुऑक्सी पर टिका दी। मिस जियांग, इस डिश का स्वाद, खुशबू और कुकिंग स्टाइल उस महान शेफ के स्तर से कोसों दूर है जिसने कभी जादू बिखेरा था। क्या यह वाकई शेफ लू यू ने बनाया है? रुऑक्सी का सिर चकराने लगा। उसे समझ आ गया कि इस बड़े बिजनेसमैन के सामने उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। उसने अपने नाखून अपनी हथेलियों में चुभाए और कांपती आवाज में कहा, मिस्टर एनस, आई एम रियली सॉरी। शेफ लू अचानक बीमार हो गए हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन यह खाना उन्हीं की रेसिपी से हमारे सबसे बेस्ट शेफ्स ने बनाया है। मिस्टर एनस ने उसे बीच में ही बेरहमी से टोक दिया। बस करो मिस जियांग, मैं यहाँ सिर्फ उस लीजेंडरी शेफ के हुनर को परखने आया था, उसकी किसी डुप्लीकेट कॉपी को नहीं। तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया है। यह सिर्फ काबिलियत की कमी नहीं बल्कि धोखेबाजी है। मैं जियांग कॉर्पोरेशन की रेटिंग को 0 करता हूँ। रुऑक्सी का शरीर कांप उठा, उसके कानों में साए साए होने लगी। तभी मिस्टर एनस का लहजा थोड़ा बदला। तुम्हारे दादाजी मेरे पुराने दोस्त थे, सिर्फ इस नाते मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। 3 दिन के अंदर मुझे लू यू के हाथ की बनी 3 डिशेस छकनी है और मुझे उसी से मिलना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं न सिर्फ यह डील कैंसिल करके वापस लौट जाऊंगा, बल्कि इस इंडस्ट्री में तुम्हारी इस हरकत का पर्दाफाश भी कर दूंगा। जियांग कॉर्पोरेशन को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इतना कहकर वो अपनी टीम के साथ बाहर चले गए। पार्टी पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी थी। रुऑक्सी वहीं जम गई। उसके चेहरे पर पहली बार एक अजीब सा खौफ दिखा। उसने अपनी सेक्रेटरी से कहा, कल सुबह की हांगकांग की टिकट बुक करो, चाहे जो हो जाए, पूरी ताकत लगा दो, लेकिन 3 दिन के अंदर लू यू को वापस लेकर आओ। चूजा युनजो ने रुऑक्सी के चेहरे पर वो बेबसी देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह औरत जो हमेशा शांत और कड़क रहती थी, आज एक मामूली शेफ के लिए कांप रही थी। युनजो को जलन और गुस्सा महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि रुऑक्सी के दिल में लू यू के लिए कुछ बदलने लगा है। उसने रुऑक्सी का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन रुऑक्सी ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। हांगकांग के पोर्ट पर जैसे ही मैं क्रूज से नीचे उतरा, धुंधली रोशनी में से एक खूबसूरत लड़की बाहर आई। वो मेरी बड़ी बहन लू ली थी। मुझे देखते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने मेरा जख्मी हाथ और मेरी हालत देखी तो उसके आंसू छलक पड़े। श्याओ यू, तुम वापस आ गए, यही बहुत है। पापा अंदर इंतजार कर रहे हैं, उनसे माफी मांग लेना, वो इतने सालों से तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है दीदी, आप फिक्र मत कीजिए। जैसे ही हमारी गाड़ी लू परिवार के आलीशान बंगले के अंदर पहुंची, काले सूट में खड़े दर्जनों बॉडीगार्ड्स ने सम्मान में सिर झुकाया। माहौल बेहद गंभीर था। मैंने गाड़ी से उतरकर अपनी दीदी से कहा, दीदी, जो चीज मैंने मंगवाई थी वो कहाँ है? लूली ने इशारा किया तो एक बॉडीगार्ड ने एक आलीशान लकड़ी का बॉक्स लाकर मेरी दीदी को दिया। दीदी ने वो बॉक्स मुझे सौंप दिया। मैंने उसे खोला तो अंदर काले मखमली कपड़े पर एक चमचमाती हुई लोहे की छड़ी रखी थी। मैंने बॉक्स बंद किया और सीधे अंदर चला गया। जैसे ही मैं हॉल में पहुंचा और घुटनों के बल बैठने लगा, तभी सामने से मेरे पिता और लू परिवार के मुखिया लू नानहाई तेजी से आगे बढ़े। उनके चेहरे पर एक कड़क रोब था, लेकिन इस वक्त उनकी आंखों में ममता और तड़प साफ दिख रही थी। उन्होंने मुझे डांटने या साथ देने के बजाय तुरंत आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। उनकी आवाज भारी थी, वापस आ गए मेरे लाल, यही काफी है। जियांग परिवार और उस चू परिवार के लड़के ने तुम्हारे साथ जो भी किया, मुझे सब पता चल चुका है। तुमने इतनी तकलीफ अकेले क्यों झेली? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बड़े हो गए हो तो इस बात को भूल जाओगे? उन्होंने मेरे कंधे थपथपाए। याद रखो, तुम्हारे पीछे तुम्हारी बहन, तुम्हारा बाप और पूरा लू परिवार खड़ा है। जब तक लू परिवार जिंदा है, किसी की इतनी मजाल नहीं कि वो मेरे बेटे को छू भी सके। पहले मैं बहुत जिद्दी था, जो तुम्हें अपनी मर्जी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन इन 5 सालों में मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारा शेफ बनने का सपना भी कीमती है। लू परिवार तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी बेड़ी नहीं। अब सबसे पहले तुम्हारे स्वाद और सूंघने की शक्ति का इलाज होगा। मैंने दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स की टीम बुलाई है। वो आज शाम तक स्पेशल फ्लाइट से यहाँ पहुंच रहे हैं। और रही बात जियांग और चू परिवार की, तो मैं उन्हें उनके किए की ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। मैंने पिता की आंखों में देखा और कहा, पापा, जियांग और चू परिवार का हिसाब मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। पास बैठी मेरी दीदी लूली मुस्कुराई। एक औरत को दूसरी औरत ही अच्छे से समझ सकती है। जियांग रुऑक्सी से बदला लेने का मेरे पास एक बेहतरीन प्लान है। मैं तुम्हें अपनी सहेली शेन लिन से मिलवाती हूँ। शेन परिवार का इस देश में सबसे बड़ा होटल और रेस्टोरेंट का बिजनेस है और वो जियांग कॉर्पोरेशन की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है। शेन लिन दिखने में बेहद खूबसूरत, समझदार और अमीर है। वह तुम्हारी पार्टनर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। शाम को मैं शेन लिन से मिलने रेस्टोरेंट पहुंचा। वह वाकई बहुत खूबसूरत और शालीन थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने लूली से तुम्हारे बारे में सब सुना है, तो क्यों ना ऐसा करें, जब भी तुम खाना बनाओगे मैं तुम्हें उसके स्वाद, खुशबू और टेक्सचर का एक एक बारीक विवरण बोलकर बताऊंगी। शब्दों से स्वाद का जादू जगाना मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने हैरान होकर कहा, तो फिर मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत पड़ेगी मिस शेन। हमारी बातचीत काफी अच्छी रही और उसकी बातों ने मेरे दिल के सारे अंधेरे को दूर कर दिया। तभी रेस्टोरेंट का माहौल अचानक बदल गया। एक जानी पहचानी ठंडी आवाज
आवाज गूंजी, लू यू, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जियांग रॉक्सी खड़ी थी और उसके पीछे चूजा युनजोऊ उसका शॉल हाथ में लिए खड़ा था। रॉक्सी ने हुक्म चलाते हुए कहा, लू यू, इसी वक्त मेरे साथ वापस चलो। मैंने ठंडे लहजे में कहा, मिस जियांग, हमारा तलाक हो चुका है, मैं कहाँ रहता हूँ ये मेरी मर्जी है, आपको मुझ पर हुक्म चलाने का कोई हक नहीं है। कृपया यहाँ से चली जाइए और हमारे डिनर में खलल मत डालिए। रॉक्सी का दिल बैठ गया। उसने कहा, मिस्टर एंगस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये डील जियांग कॉर्पोरेशन के लिए बहुत जरूरी है, तुम्हें चलना ही होगा। मैंने उसकी बात काटते हुए तीखे लहजे में कहा, तुम्हारी डील से मेरा क्या लेना देना? तुमने खुद मुझे लात मारकर निकाला था और आज जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो तुम मुझे एक गुलाम की तरह वापस बुलाने आ गई। क्या मैं तुम्हारी कठपुतली हूँ? तभी चू युनजो ने बीच में कूदते हुए घमंड से कहा, लू यू, ज्यादा हवा में मत उड़ो। तुम्हें जो भी मिला था वो जियांग परिवार की बदौलत था। अगर तुम्हें पैसा चाहिए या कंपटीशन का अवार्ड वापस चाहिए तो मैं चू परिवार के रसूख से सब दिला दूंगा। बस चुपचाप रॉक्सी की मदद करो। मैंने उन दोनों को देखा और हंसते हुए कहा, मैंने जियांग परिवार का कभी 1 रुपया नहीं खाया। तुम लोगों की ये औकात नहीं कि मुझसे भीख मांग सको। मिस शेन, चलिए, यहाँ का माहौल खराब हो चुका है, कहीं और चलते हैं। शेन लिन खड़ी हुई और उसने बड़े प्यार से मेरा हाथ थाम लिया। चलिए। चू युनजो ने हमारा रास्ता रोकते हुए गुस्से में कहा, लू यू, सीधे मुंह बात समझ नहीं आती क्या? तुम्हें क्या लगता है इस शेन परिवार की लड़की का पल्ला पकड़कर तुम बहुत बड़े आदमी बन गए? तुम जिंदगी भर औरतों के टुकड़ों पर पलने वाले एक मामूली इंसान ही रहोगे। शेन लिन हंस पड़ी और चू युनजो की आंखों में देखते हुए बोली, मिस्टर चू, आप गलतफहमी में हैं। लू यू मेरी कंपनी का चीफ शेफ है और सबसे बड़ी बात, वह मेरा मंगेतर है। आप लोग जिस हीरे को कचरा समझकर फेंक चुके हैं उसे मैं कभी अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। रॉक्सी का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। मंगेतर, तुम दोनों की सगाई कब हुई? वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने सोचा था कि मैं सिर्फ गुस्से में हूँ और एक न एक दिन वापस लौट आऊंगा, लेकिन बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। मैं शेन लिन के साथ बाहर निकल गया। रात के अंधेरे में जब मैं शेन लिन को विदा करके अकेला सड़क पर टहल रहा था, तभी कुछ गुंडों ने मुझे जबरदस्ती एक कार में खींचा और एक सुनसान बंगले में ले जाकर फेंक दिया। मेरे हाथ पीछे बंधे थे और मुंह में रूपा का अंडरवियर ठूंसा हुआ था। सामने सोफे पर चू युनजो हाथ में वाइन का ग्लास लिए बैठा था। उसने मेरे मुंह से कपड़ा निकाला और हिकारत से बोला, क्यों बड़े खानदान की लड़की को फंसाकर खुद को बहुत बड़ा शाना समझने लगे थे? आज मैं तुम्हारे ये दोनों हाथ और तुम्हारी ये जीभ हमेशा के लिए बेकार कर दूंगा, जिससे न ताकि तुम कभी खाना न बना सको। मैंने हंसते हुए उसकी आंखों में देखा। चू युनजो, तुम सिर्फ पीठ पीछे वार करना जानते हो। तभी उसने गुस्से में मेरे पेट पर एक जोरदार मुक्का मारा। मैं दर्द से दोहरा हो गया। वह जैसे ही दोबारा वार करने बढ़ा, तभी दरवाजा झटके से खुला और जियांग रॉक्सी अंदर आई। युनजो, रुक जाओ। उसने मुझे इस हाल में देखा तो वह घबरा कर मेरे पास आई। चू युनजो को जलन हुई। रॉक्सी, क्या तुम्हें इस पर तरस आ रहा है? मैं यह सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैंने खून थूकते हुए चूजा युनजो की तरफ देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारा हिसाब बाद में करने वाला था, लेकिन तुमने आज खुद अपनी मौत को बुलावा दे दिया है। मेरा हाथ जलाना, घर में आग लगाना, मेरी स्वाद और सूंघने की शक्ति छीनना, इन सब का हिसाब आज यहीं और इसी वक्त होगा। चूजा युनजो हंसने लगा। तुम मेरा क्या उखाड़ पाओगे? तभी अचानक बंगले का मुख्य दरवाजा पूरी ताकत से टूटकर गिरा। लू परिवार के कमांडोज और बॉडीगार्ड्स बंदूकें ताने अंदर घुसाए। उन्होंने युनजो, रॉक्सी और उनके गार्ड्स को चारों तरफ से घेर लिया। हमारे वफादार असिस्टेंट मिस्टर शू अंदर आए और उन्होंने झुककर मुझसे कहा, माफी चाहता हूँ युवा मालिक, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। उन्होंने मेरे हाथ खोले। मैंने मिस्टर शू से कहा, इसने मेरे साथ जो भी किया है इसे उसका 10 गुना भुगतना पड़ेगा। मिस्टर शू ने इशारा किया तो एक गार्ड ने उबलता हुआ गर्म पानी चू युनजो के हाथों पर डाल दिया। बंगले में चूजा युनजो की रूह कंपा देने वाली चीखें गूंज उठीं। उसके हाथ बुरी तरह जल गए और उन पर बड़े बड़े छाले पड़ गए। वह दर्द से तड़पने लगा। इसके बाद मिस्टर शू ने एक चाकू निकाला और उसे आग पर गर्म करके लाल कर दिया। रॉक्सी खौफ से कांपने लगी और चिल्लाई, रुक जाओ, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? लेकिन गार्ड्स ने उसे कस कर पकड़ रखा था। मिस्टर शू ने चू युनजो के पास जाकर कहा, मिस्टर चू, तुमने हमारे युवा मालिक की स्किन चुराई थी, आज वो वापस करने का समय आ गया है। उन्होंने बिना रहम के गर्म चाकू से चू युनजो की स्किन का वो हिस्सा काट दिया जो उसने मेरा लिया था। चू युनजो दर्द के मारे बेसुध होने लगा। मिस्टर शू ने चाकू उसकी नाक पर टिकाया, और जो तुमने हमारे मालिक की स्वाद और सूंघने की शक्ति छीनी है, उसके बदले तुम्हारी नाक और जीभ काट दी जाए तो कैसा रहेगा? चूजा युनजो खौफ के मारे 1-2 नंबर कर दिया। वह जमीन पर रेंगते हुए मेरे पैरों में गिर गया और रोते हुए भीख मांगने लगा। मुझे माफ कर दो लुयू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मेरी नाक और जीभ मत काटो। मैं छू परिवार की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा। डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई। मिस्टर शू ने हिकारत से चाकू पीछे खींच लिया और कहा, इसे अस्पताल फेंकाओ और इसके इस हाल की तस्वीरें इसके बाप को भेज दो। कह देना कि यह लू परिवार की तरफ से पहला तोहफा है। जियांग रॉक्सी यह सब देखकर पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। जब उसे पता चला कि मैं सिर्फ एक शेफ नहीं बल्कि हांगकांग के सबसे बड़े लू परिवार का इकलौता वारिस हूँ, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी बेवकूफी और किए पर इतना पछतावा हो रहा था कि उसका दम घुट रहा था। वह समझ चुकी थी कि उसने अपने हाथों से उस इंसान को खो दिया है जो कभी उसे अपनी जान से ज्यादा चाहता था। अगले दिन रॉक्सी मेरे बंगले के बाहर आई और रोते हुए मुझसे माफी मांगने लगी। लू यू, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी सारी गलतियां सुधारने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे एक और मौका दो, मेरे साथ वापस चलो। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारी माफी का अब कोई वजूद नहीं है। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। लू परिवार के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा
हमेशा के लिए बंद हैं। मैं अंदर चला गया और वह बाहर अकेली रोती रह गई। अगले 3 महीनों में मैंने और लू परिवार ने जियांग कॉर्पोरेशन पर चौतरफा हमला बोल दिया। हमने उनकी सारी इंटरनेशनल फूड सप्लाई चेन को ब्लॉक कर दिया और शेन परिवार के लिन्यू ग्रुप के साथ मिलकर उनके पूरे बिजनेस साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। चू परिवार के बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट्स डूब गए और उनके पिता ने खुद अपने बेटे चू युनजो को मार मार कर अपाहिज कर दिया ताकि लू परिवार का गुस्सा शांत हो सके। जियांग और चू परिवार पूरी तरह तबाह हो चुके थे। कुछ महीनों बाद एयरपोर्ट के वीआईपी एग्जिट पर जियांग रॉक्सी थकी हारी खड़ी थी। अचानक उसकी नजर सामने खड़ी एक लंबी और रोबीली शख्सियत पर पड़ी। वह मैं था, ब्लैक ओवरकोट पहने। रॉक्सी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद मैं आज भी उसका इंतजार कर रहा हूँ, जैसे मैं पहले किया करता था। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी और वह तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी शेनलिन दौड़ती हुई आई और सीधे मेरे गले से लग गई। मैंने मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया और प्यार से चूमा। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर निकल गए। जियांग रॉक्सी वहीं जमी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिरकार कुछ गलतियों की माफी नहीं होती और उसने उस इंसान को हमेशा के लिए खो दिया था जो कभी उसका सब कुछ था।